हेलो फ्रेंड्स, साथियों। आप जैसे जानते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं। सबको पता है कब सुधरेंगे किसी को नहीं पता। आज बचे हैं, सबको पता है। कब तक बचेंगे किसी को नहीं पता। आज दवा नहीं है, सबको पता है। कब तक आएगी किसी को नहीं पता। और अगर दवाई आ भी गई तो हमें कब मिलेगी यह भी नहीं पता। सबसे पहले इस धारणा को ही बदलना होगा कि यदि लक्षण हैं या नहीं है तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। आईसीएमआर की रिपोर्ट के द्वारा ये साबित किया जा चुका है कि लगभग 80% कोरोना पॉजिटिव मरीजों में किसी भी खास प्रकार के लक्षण मौजूद नहीं थे। अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट की सत्यता पर भी आज सवाल उठ रहे हैं। कतई जरूरी नहीं है जो व्यक्ति टेस्ट में नेगेटिव आया है वो फिर दोबारा पॉजिटिव नहीं हो सकता। और एकमात्र टेस्ट देना भी इस बात का सबूत नहीं है कि उस व्यक्ति को टेस्ट के आने के बाद कल या फिर कभी कोरोना नहीं हो सकता है जब टेस्ट हुआ हो तब वो नेगेटिव आए और कुछ समय पश्चात वो कोरोना का शिकार हो जाए। टेस्ट पर निर्भरता भी सही राय नहीं है। कोरोना हो गया है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है। आप खुशकिस्मत है साथियों, क्योंकि आपके पास बचने के ज़्यादा अवसर हैं। दवाइयों और अस्पताल के चक्कर में घबरा गए तो ना इधर के रहोगे ना उधर के। जुकाम हो, फ्लू हो या कोरोना, इलाज लगभग एक ही है। रिपोर्ट की वेट मत करें साथियों। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि बुखार आना खतरे की घंटी है, लेकिन इस समय बहुत से लोगों में पहला सिम्टम बुखार नहीं होता है। नाक बहना, आंख लाल हो जाना, गले में खराश होना, सर्दी खांसी जुकाम होना, सिर दर्द होना, बदन टूटना, उल्टी आने को होना, लूज मोशन होना, सांस लेने में परेशानी होना या रैशिस हो जाना, इस प्रकार के अलग अलग तरह के सिम्टम कोरोना में शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों को बाद में बुखार आता है और कुछ लोगों को तो बहुत हल्का सा ही बुखार आता है। लक्षण न आने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला, मरीज के शरीर में अच्छी इम्यूनिटी होने के कारण वायरस शरीर में अधिक जो है ना पनप नहीं पा रहा है। दूसरा ये कि वायरस अपने अभी शुरुआती दौर में है। यदि मरीज के शरीर में इसे शुरू में ही इसी इसी अवस्था में यदि नहीं मारा गया तो अगले 7 से 14 दिन में ये वायरस शरीर के अंदर कई गुना बढ़कर मरीज के शरीर को अपना शिकार बना सकते हैं। वायरस को शरीर के शुरुआती दौर में ही खत्म करने के लिए इस प्रकार के आसान घरेलू उपचारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हम आपको बता रहे हैं बहुत ही आसान होंगे। अब यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस के लक्षण नजर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे गले में दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस में दिक्कत, तो ऐसे हालात में चाहे उस व्यक्ति का कोविड-19 का टेस्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, ऐसे में आपको जरूरत है घर में रहकर इलाज करने की। बेड तो आपके सबके घर में होता ही है। इस समय आप अपने घर के बेड को ही आईसीयू बेड बना सकते हैं। आपको जरूरत है आईसीयू बेड की नहीं, आई केयर यू आईसीयू की। ध्यान रहे, जब आप पैनिक करेंगे तो आपका डॉक्टर भी पैनिक करेगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहेगा, तब आप मुश्किल में पड़ जाओगे, सोचने लग जाओगे। तो हमें करना क्या है? 3 ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। आपको फ्लू जैसे सिम्टम होते हैं, एक होता है ब्रीथिंग मैनेजमेंट, दूसरा होता है टेम्परेचर मैनेजमेंट। यदि आप ये दोनों चीज़ें मैनेज्ड हैं तो साथ में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी कर लेंगे तो आप आसानी से और जल्दी ही रिकवर कर पाएंगे। आइए साथियों, पहले हम ब्रीथिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्या होती है? यदि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है भी कि या नहीं। तो ये कैसे पता लगेगा? पेशेंट खुद ही बताएगा उसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी है। जैसे मान लो मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, एक सही फ्लो में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब एक व्यक्ति सांस लेने में रुक रुक कर बात करे तो समझ जाना चाहिए कि उसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी है और पेशेंट को ऑक्सीजन लेने की जरूरत है। तो अब आप क्या करेंगे? पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग चेक करेंगे और यदि ये रीडिंग 94 से नीचे आती है
तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वेंटिलेटर की ज़रूरत है। घर में इसको कैसे पूरा करें, इसके लिए साथियों आप एक छोटे से पंखे को यूज़ कर सकते हैं। एक हैंड फैन होता है, वो आप ले लीजिए। पेशेंट को थोड़ा-सा आगे झुक के बैठा दें। ऐसा नहीं कि सीधे लेटे, कमर के बल नहीं लेटना है। थोड़ा बैठ जाएँ और थोड़ा-सा आगे की तरफ झुक के बैठें और इसके सामने 6 इंच की दूरी पर हैंड फैन चला दें। इससे लंग्स की कैपेसिटी तकरीबन 10% बढ़ जाएगी और पेशेंट को साँस लेने में आसानी होगी। आप देखेंगे कि 15-20 मिनट के अंदर ही पेशेंट को काफ़ी कंफर्ट आ जाएगा। यदि इस तकनीक से पेशेंट को कंप्लीट आराम नहीं मिल पा रहा है, तो समझ जाइए पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। साथियों, यहाँ हम आपको प्रोन वेंटिलेशन के बारे में बताएंगे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। बड़ी सिंपल तकनीक है। जब हम सीधे लेटते हैं, तो हमारा हार्ट ऊपर होता है और लंग्स नीचे की ओर होते हैं और इस पोजीशन में लंग्स की कैपेसिटी 20% कम हो जाती है। इस प्रोन वेंटिलेशन में आपको पेशेंट को उल्टा पेट के बल लेटाना है। एक पिलो नेक के नीचे रखिए और एक पिलो पैरों के नीचे रख के पेशेंट को धीरे-धीरे डीप ब्रीथिंग के लिए कहिए। डीप ब्रीथिंग धीरे-धीरे जब लेंगे, तो इसको काफ़ी देर तक करते रहना है। लेकिन यदि बीच में थकान हो जाए तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। वॉशरूम जा सकते हैं, थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं और उसके बाद फिर से उल्टा लेट जाना है और फिर से डीप ब्रीथिंग चालू कर देनी है। बीच में ऑक्सीमीटर से, जो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, इससे आप ऑक्सीजन को चेक भी करते रहें। आप हैरान हो जाएंगे कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल प्रति घंटे 1 से 2% बढ़ता जा रहा है और कुछ घंटे बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो आपको हॉस्पिटल या मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है प्रोन वेंटिलेशन की। अनुलोम-विलोम, गहरी सांस और लंबी सांस ये एक ऐसी क्रिया है जो आपके अंदर की घबराहट को कम कर देगा और ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ा देगा। यदि आप बैठकर इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो लेटे-लेटे गहरी सांसें भरें। जब आप तनाव में होते हैं, तो डर में होते हैं, तो आपका दिमाग ज़्यादा ऑक्सीजन काम लेता है, यानी कि उस समय ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं हम टेम्परेचर मैनेजमेंट पे। तो फ्रेंड्स, जब हम टेम्परेचर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ना एक इंडिकेशन है कि हमारी बॉडी वायरस को लड़ने के लिए एक क्षमता बना रही है। पेशेंट को उसके गले पर उल्टा हाथ रखिए, जिससे अगर उसका आपको महसूस हो रहा है कि उसको बुखार है, तो उसको ज़रा थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं। यदि टेम्परेचर 101 तक भी पहुंचता है, तो भी आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर वायरस से ठीक लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, यदि टेम्परेचर 102 से ऊपर जाता है, तब थोड़ा-सा चिंता का विषय होता है। लेकिन तब भी आपको गोली नहीं खानी है। गोली खाने का मतलब ये है कि आप फोर्सिबली टेम्परेचर को कम कर रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी कम कर रहे हैं। आपको याद होगा, जब आप छोटे थे, तो आपको अपने पेरेंट्स जो है ना, किस तरह से आपको टेम्परेचर कम करते थे। एक बर्तन में ठंडा पानी ले लीजिए, उसको कपड़ा गीला करें उसमें और उसको पैरों पर, हाथों पर, छाती पे और माथे पर ठंडक लगाएं। थोड़ी-थोड़ी देर बाद ये पट्टी बदलते रहें और हल्का पंखा भी चला दें। तो आप देखेंगे कि 15-20 मिनट के अंदर ही टेम्परेचर जो है ना, धीरे-धीरे नॉर्मल आ जाएगा। और अब ये हम बात करते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की साथियों। तो न्यूट्रिशन में पेशेंट को खाने में इस वक्त विटामिन सी और जिंक बहुत आवश्यक है, जिससे वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ जाए उसकी। आपका खाना हल्का होना चाहिए, आसानी से पचने वाला होना चाहिए। जैसे कि आपको सिम्टम दिखाई दें, 3 स्टेप डाइट लेनी है। जैसे ही आपको शुरुआती सिम्टम दिखाई देते हैं, तो एक 3 स्टेप डाइट है, वो आपको शुरू कर देनी है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये कोरोना है क्या, और क्या इस कोई परेशानी का कोई हल भी है इसकी? कोरोना एक वायरस है। ये हमारी बॉडी के कई तरह के पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसमें फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है और उसमें वायरस भी होता है। ये कोरोना वायरस एक बहुत छोटे साइज के होते हैं और दूसरे तेजी से रेप्लिकेट करते हैं, जिससे हमारे लंग्स में फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। इस वायरस से बचने के लिए हमारी बॉडी सिस्टम को प्रॉपर फाइट करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि लगभग हर इंसान को कभी ना कभी
6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद हमें ये जरूर होगा। साथ ही हमें ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इस वायरस को काउंटर कर सकती हैं। अब ऐसे कौन से टेंजिबल स्टेप्स हैं जो इसको काउंटर करने के लिए आप ले सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बेटर हो जाए, बेहतर हो जाए। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो चांसेस हैं कि आपको 2-4 छींकें आएंगी, आप पॉजिटिव होंगे, बॉडी एंटीबॉडीज बना देगी, आप एसिम्प्टोमेटिक हो रहेंगे, जैसे कि आप साधारण फ्लू में या फीवर में या जुकाम में होता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है इस बात की कि आप अपना खान पान पूरा ध्यान दें और सबसे पहले अपना पेट को बहुत ज़रूरी ठीक रखें। आपकी टमी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप देखेंगे कि ये वायरस हमें कुछ नहीं कहेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि 80% हमारा इम्यून सिस्टम हमारे पेट में है, हमारे गट में है। यदि हमारा पेट ठीक है और हम खाना और दवाइयाँ सही ढंग से खा रहे हैं, पचा रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मैं आप बता रहा हूँ आपको कि हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लहसुन और अदरक का प्रयोग ज़्यादा करें, अवश्य करें। लहसुन लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके इसको पानी के साथ निगल जाएँ। दूसरा, अदरक आप कच्चा चबाकर भी खा सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका है कि आप एक 50 ग्राम अदरक को ले लें, उसको क्रश कर लें अच्छे से, उसको गर्म पानी में उसको उबालें। जब वो पानी 1/3 रह जाए और उसको जो है ना ठंडा करके, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके इसको धीरे-धीरे पी लें। और इस तरह से आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, जो आप जो है ना दिन में 2 बार या 3 बार भी ले सकते हैं। अब अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार, जैसे भी आपको सूट करता हो, एलोवेरा, आंवला, तुलसी, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग ज़रूर करें। क्योंकि ये वायरस हमारे नाक के ज़रिए अंदर जाता है, तो हम गर्म पानी के गरारे भी रोज़ 1-2 बार अवश्य करें। भाप लेना भी उचित रहेगा, इससे नाक और गले की सफाई भी होती रहेगी। और साथियों, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, जल नेति करना बहुत ही उत्तम रहेगा। इससे नाक, गले में जो बलगम जमी हुई है, वो आराम से निकल जाएगी। तो साथियों, एक ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये जल नेति के लिए है। ये इसको आप थोड़ा-सा गुनगुना पानी ले लें इसके अंदर आधा चम्मच नमक मिला लें और चुटकी भर मीठा सोडा डाल दें। इसको मिलाकर और इस तरह से नाक के अंदर से डालें यूँ, और अपने दूसरी नाक से या मुँह से निकाल सकते हैं। एक बार इस तरीके से डालें और दूसरी बार आप इसको दोबारा से भर के इसके अंदर दूसरे नाक में डालें और यूँ करके अपने मुँह से या नाक से निकाल सकते हैं। तो शुरू में आपको नाक में डालने में दिक्कत होगी, लेकिन आप मुँह से बहुत आसानी से निकाल पाएँगे और बहुत आसान है। ये शुरू में ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन साथियों, मैंने इसको कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत सक्सेसफुल टेक्नीक है। आपका जो बलगम है नाक के अंदर, गले के अंदर है, और वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो हमारा ये जो वायरस है, ये नाक और गले के थ्रू ही अंदर जाता है, तो हमें इसको वहीं रोकना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह से जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, यदि आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आपने इस ज़िंदगी के सफ़र में अपनी टिकट बुक कर ली है। तो सोचिए, आप घबराता कौन है? जिसने टिकट बुक नहीं की है, जिसने टिकट नहीं ली है और जिसको पकड़े जाने का डर है। आपको तो किसी टिकट चेकर से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आ जाने दो उसे, हमने तो टिकट ले ली है ना, तो हम अपना पूरा सफ़र यहाँ से ठीक-ठाक करके ही जाएँगे। तो फ्रेंड्स, आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मैंने आपको कुछ बताया है या समझाने की कोशिश की है, उस पर आप ज़रूर गौर करेंगे और हम सब इस निराशा भरे माहौल से बाहर निकलेंगे। जल्दी ही फिर दोबारा से हम जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, बाहर टूर पर जाएँगे। आपका इस बार इस मीटिंग में आने का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।